स्वागत है आपका आपके चैनल एडवेंचर एकेडमी पर। आज हम बात करेंगे 19 मई दिन मंगलवार की महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न हमारा है कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 17 मई को मनाया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया क्यों जाता है? अपने जितने भी संग्रहालय हैं, अपनी स्मृतियों की जो चीज़ें हैं जो कि संग्रहित हैं, उनके बारे में जानकारी बढ़ाई जा सके, उनके बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। अगर मैं बात करूं थीम की 2020 के विषय की, तो म्यूजियम फॉर इक्वलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन ये विषय था 2020 का। अगर मैं बात करूं 1977 में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की, इसे अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद द्वारा स्थापित किया गया था 1977 में। अच्छा, ये बात हो गई अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद की। तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद कब स्थापित हुआ? ये 1946 में फाउंड हुआ और इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। फ्रांस के पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। तो इतनी बात आपको याद रखना है कि इसकी थीम क्या थी, इसे किस वर्ष से इसे प्रत्येक वर्ष मनाया जा रहा है और किस वर्ष किस डेट को मनाया जाता है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है यहाँ से, ठीक है। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण ने राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली लॉन्च की है। ये राष्ट्रीय सूचना प्रणाली है क्या, सारी चीज़ों को समझते हैं। यह प्रवासी श्रमिकों के लिए एक केंद्रीय ऑनलाइन पोर्टल है। काम क्या करेगा? यह ऑनलाइन पोर्टल प्रवासी श्रमिकों की सुगम आवाजाही के लिए अंतर्राज्य संबंध संचार को स्पष्ट कर दूं मैं। अंतर्राज्य संबंध का मतलब ये होता है संचार का, जैसे कि कोई व्यक्ति बिहार में फंसा हुआ है और उसे उत्तर प्रदेश जाना है, तो इस पोर्टल के माध्यम से अपनी जानकारी को शेयर कर पाएगा और उसे मदद मिलेगी अंतर्राज्य संचार के लिए, आने जाने के लिए, ठीक है। इस रिपॉजिटरी में आपको क्या क्या भरना पड़ेगा, इस पोर्टल में क्या क्या भरना पड़ेगा आपको? मोबाइल नंबर, नाम, उम्र, गंतव्य जिला, यात्रा की तारीख और मूल जिले जैसे विवरण देने होंगे आपको। अगर मैं बात करूं अन्य तथ्यों के ऊपर कि भारत सरकार और क्या क्या कर रही है ऐसे विषयों के ऊपर प्रवासी मजदूरों के लिए, तो भारत सरकार ने 1074 से अधिक श्रमिक ट्रेनों का संचालन कर रखा है, जिससे 14 लाख श्रमिक एक अंतर्राज्य संचार के रूप में स्थापित किए जाएंगे, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजे जाएंगे। और मजे की बात आप ये याद रखिएगा कि 1074 ट्रेनों में से 80% जो ट्रेनें हैं वो आ रही हैं यूपी, उत्तर प्रदेश। नंबर 2 पर आता है बिहार, नंबर 3 पर आता है मध्य प्रदेश। यानी कि इन 3 राज्यों में श्रमिकों की संख्या सबसे ज़्यादा है, जिसमें शीर्ष पर है उत्तर प्रदेश, फिर बिहार और फिर मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये बात भी हमें भूलनी नहीं है, इसे भी नोट डाउन करके साथ में हमें चलना है। फिलहाल एक बार क्विकली जल्दी देख लेते हैं कि राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण ने राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली लागू की है क्या? ये ऑनलाइन पोर्टल है। काम क्या करेगा? श्रमिकों को अंतर्राज्य संचार में मदद करेगा। इसमें ये आपको डेटा भरना पड़ेगा। बाकी चीज़ें ये तो अलग की बात, मैंने आपको बताया कि 1074 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, बेरोजगारी से लड़ने के मदद के लिए भारतीय सेना ने टूर ऑफ ड्यूटी लॉन्च की है। ये टूर ऑफ ड्यूटी क्या है? तो टूर ऑफ ड्यूटी में भारतीय सेना में अधिकारियों और सैनिकों के रूप में काम करने के लिए युवाओं के लिए 3 साल के लिए इंटर्नशिप है। यानी कि अगर आप योग्य हैं सेना में काम करने के लिए तो आपको 3 साल की इंटर्नशिप दी जाएगी। इसे सेना ने नाम दिया है टूर ऑफ ड्यूटी का। देखिए, भारतीय सेना का अनुमान है कि एकल पद के लिए, यानी कि एकल पद अगर आप टूर ऑफ ड्यूटी के तहत जाते हैं तो एक व्यक्ति को 3 साल में लगभग 80 से 85 लाख रुपए तक का कह सकते हैं कि एक बजट लगेगा उस व्यक्ति के ऊपर। और जो व्यक्ति अपनी 17 वर्ष की पूरी सेवा पूरी करता है उसे लगभग 11.5 करोड़ रुपए का सेवाओं का लाभ मिलता है, जो 17 वर्ष की सेवाओं को पूरा करता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर 3 वर्ष की इंटर्नशिप की बात की जा रही, तो एकल पद का बजट जो सरकार ने रखा है वो 80 लाख रुपए से 85 लाख रुपए रखा है। तो ये बात हमें याद रखनी है। हमारे थल सेना प्रमुख कौन है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप। आगे देखते हैं। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान अम्फान का आगमन हुआ है। तो अम्फान तूफान के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। अम्फान का जो तूफान है यह बे ऑफ बंगाल से उठा है, ठीक है। वर्तमान में यह गंभीर स्थिति में बदल दिया गया है। गंभीर स्थिति क्या होती है मैंने यहाँ पर दर्शाने का प्रयास किया है, क्योंकि तूफानों की हवा के अनुसार इसे श्रेणी में बांटा जाता है, जैसे कि गंभीर श्रेणी। ये चक्रवाती तूफान माना जाता है 63 से 88 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। भीर चक्रवात माना जाता है 89 से 117 यानी कि 79 से लेकर के 117 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। और बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान माना जाता है 118 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से। और अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान 166 से 220 किलोमीटर प्रति घंटा। सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म 220 किलोमीटर से भी अधिक की जब गति होती है। तो ये श्रेणियां हैं तूफानों की, इसे गंभीर श्रेणी में रखा गया है। याद रखिए कि लगभग इसकी गति जो रहेगी वो 89 से 117 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास तक की रहेगी, ठीक है। तो इसे गंभीर श्रेणी में रखा गया। अच्छा, एक प्रश्न आपके दिमाग में जरूर बनना चाहिए कि अक्सर हम देखते हैं कि अरब सागर में नहीं तूफान उठते हैं सबसे ज़्यादा चक्रवाती, लेकिन बे ऑफ बंगाल में बहुत उठते हैं। क्यों?
क्योंकि पश्चिम क्षेत्र में अगर मैं बात करूं तो पश्चिम क्षेत्र में जो पश्चिमी पर्वत श्रेणी है वो बहुत सारे चक्रवाती तूफान को रोकने का काम करती है, लेकिन ऐसी चीज़ें बे ऑफ बंगाल की खाड़ी की तरफ ऐसी चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, तो एक रीज़न ये भी है। बाकी दूसरी चीज़ें ये भी हैं कि तापमान का भी अंतर पड़ता है, तो तापमान एक प्रमुख कारण बनता है कह सकते हैं चक्रवाती तूफान का। ठीक है, चलिए ये बात याद रखेंगे हम। आगे देखते हैं। चीनी लेखक फांग ने वुहान डायरीज डिस्पैचेस फ्रॉम ए क्वारंटाइंड सिटी ये किताब लिखी हुई, ये किताब लिखी उन्होंने ऑनलाइन। इन्होंने 25 जनवरी 2020 से जब से जानकारी मिली कि कोविड-19 का प्रसार इतने तगड़े मामले से इतनी तेज़ी से हो रहा है, तब से चीनी लेखक फांग ने ऑनलाइन डायरी लिखने का काम कर दिया। और इनके ऑनलाइन पोर्टल पे ही इतना ज़्यादा लाखों ने देखा कि चीन में ही लोगों के खिलाफ जो कह सकते हैं कि अब तक जानकारी उन्हें नहीं दी गई थी, मन में एक विद्रोह हो गया चीन के खिलाफ। तो ये बड़ा किताब चर्चा में रही है, इसे आप जरूर याद रखिएगा कि वुहान डायरी डिस्पैच्ड फ्रॉम आ क्वारंटाइंड सिटी। ये किसने लिखी है? तो फांग ने लिखी है, चीनी लेखक हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से इस किताब को लिखा गया है, याद रखेंगे आप। ठीक है, हालांकि अभी प्रकाशन हो चुका है। अगला प्रश्न है, बेंजामिन नेतन्याहू 5वीं बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं, तो इनके विपक्षी कौन थे? बेनी गैजेट। आपको मैं बता दूं, इन दोनों के मध्य में कह सकते हैं कि एक समझौता हुआ है, और ये कह सकते हैं कि पूर्णतः गठबंधन के साथ सरकार चलेगी। गठबंधन की सरकार में होगा क्या? जो आपके बेंजामिन नेतन्याहू हैं, इन्हें 18 माह का भी प्रधानमंत्री का कार्यकाल मिलेगा। 18 महीने के बाद बेनी गैजेट क्या हो जाएंगे? प्रधानमंत्री हो जाएंगे। अभी वर्तमान में बेनी गैजेट रक्षा मंत्री रहेंगे, लेकिन जब जैसे ही प्रधानमंत्री बनेंगे वैसे ही जो बेंजामिन नेतन्याहू होंगे वो रक्षा मंत्री बन जाएंगे। इसी तरीके से 18-18 महीने की सरकार दोनों लोग शेयर करेंगे। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। अच्छा, यहाँ की मुद्रा की मैं बात करूँ, इजराइल की यहाँ की मुद्रा है शेकेल, और वर्तमान में यहाँ की जो राजधानी है वो है यरूशलेम। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर बैंक के अब नए प्रबंध निदेशक पद पर जुबैर इकबाल को नियुक्त किया गया। जुबैर इकबाल HDFC के सीनियर बैंक कह सकते हैं कि बैंक के जानकार हैं, और इन्हें जम्मू कश्मीर के नए MD यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर पद पर नियुक्त कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर बैंक के अध्यक्ष की बात करें तो आर के छिब्बर जी बैंक के अध्यक्ष, अभी तक की MD भी यही थे आर के छिब्बर जी, लेकिन वर्तमान में जिसके जो हो जाएंगे अध्यक्ष हो जाएंगे जम्मू कश्मीर बैंक के। जम्मू कश्मीर बैंक 1938 में स्थापित हुई थी, लेकिन उन्होंने अपना काम करना शुरू किया था 1939 से, 1939 से, यानी कि 1 वर्ष बाद। इसका हेडक्वार्टर है श्रीनगर में, तो ये भी बात हमें याद रखनी कि श्रीनगर में जम्मू कश्मीर बैंक का हेडक्वार्टर है। तो ये हमारा प्रश्न संख्या हो गया 7वां, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, विश्व दूरसंचार एवं सामाजिक सूचना दिवस 17 मई को मनाया गया। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि लोगों में दूरसंचार और सामाजिक सूचना जैसी जानकारी शेयर करने में कोई दिक्कत ना हो, सबको जागरूकता हो, सारी चीज़ जानकारी रखें, इसीलिए 17 मई को यह दिन मनाया गया है। यह दिन 1969 से मनाया जाता है। अगर मैं बात करूं विश्व दूरसंचार सामाजिक संगठन की, तो इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में, और उसकी स्थापना 1865 में हुई थी। 1865 में 17 मई के दिन ही हुई थी। तो ये बात भी हमें सारी चीज़ों को याद रखना है कि 17 मई 1865 को विश्व दूरसंचार सामाजिक सूचना संगठन की स्थापना जिनेवा में की गई थी, और इसी की स्मृति में ही 1969 से 17 मई को विश्व दूरसंचार एवं सामाजिक सूचना दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि विश्व उच्च रक्तचाप दिवस यानी कि वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 17 मई को मनाया गया है। हर साल या 17 मई को विश्व स्तर पर उच्च रक्तचाप होता है, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन द्वारा मनाया जाता है। देखिए, मनाया इसलिए जाता है क्योंकि जो उच्च रक्तचाप वाले रोगी हैं उनके साथ सामान्य व्यवहार किया जाए और उसके बारे में जागरूकता फैलाई जाए। इन सारे विषयों को लेकर के एक दिन तय किया गया 17 मई। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन द्वारा मनाया जाता है, तो इसे 1966 में स्थापित किया गया था इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन के। और इसके अध्यक्ष की बात करूं तो अल्टा सुट्टे वर्तमान में इसके प्रमुख हैं। तो ये भी बात हमें नहीं भूलनी है। देखिए, आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी जब मैंने ऑप्शन वाइज दे रहा था पढ़ने के लिए, तो मैंने ऑप्शन वाइज हटा करके आपको इस तरीके से पढ़ने का तरीका दिया है कि आई होप आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी, ऐसे अगर समझ में आ रही थी पहले तो चलिए उसी तरीके से मैंने प्रणाली इसमें लागू करी है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट 9 क्वेश्चन। जो भी आपको लगता है पूछने योग्य क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, निश्चित रूप से उत्तर दूंगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।